चल रहा आज की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, मणिपुर मामले को लेकर बीजेपी सरकार से पूछे गए संसद के अंदर ऐसे सवाल कि बीजेपी के लोग गए बौखला। बताएंगे आपको, राहुल गांधी के भाषण से होने वाली थी शुरुआत, लेकिन अंतिम समय में इंडिया गठबंधन के लोगों ने बदल ली अपनी रणनीति, जिसके बाद बीजेपी के लोगों की तैयारी धरी की धरी रह गई है। दोस्तों बताएंगे आपको कैसे इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को गुगली दे दिया है। इसी के साथ में राहुल गांधी को फिर से मिल गया है अपना पुराना बंगला, जिसके बाद राहुल गांधी ने कही ऐसी बात जो दिल छू गई है। दोस्तों वहीं पर संसद में उठाया गया चीन और अडानी से जुड़ा हुआ मामला, जिसके बाद बीजेपी के लोग जबरदस्त तरीके से बौखलाते हुए दिखाई दिए और मणिपुर के अंदर पुलिस और केंद्रीय बल के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों बताएंगे आपको, असम राइफल के खिलाफ राज्य की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है और इसी के साथ में महाराष्ट्र में होने जा रहा है बड़ा बदलाव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है और भरे संसद के अंदर बीजेपी के मंत्री ने रोड छाप नेताओं वाली बातें कही है दोस्तों, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर डिटेल में जानकारी सामने आई है। कांग्रेस पार्टी ने खुद बताया है इसके बारे में और बीजेपी के नेता की गुंडई वाले बयान को लेकर लालू यादव ने पलटवार किया है। बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से चाइना की फंडिंग को लेकर उठाए जा रहे सवाल भरे न्यूज चैनल में पूछ लिया। वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता से सवाल, जिसके बाद मिमियाने लगे बीजेपी के नेता। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी का भाषण तभी होना चाहिए जब प्रधानमंत्री सामने बैठे हो और राहुल गांधी के भाषण को रोककर कांग्रेस पार्टी ने अभी सही फैसला लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन अविश्वास प्रस्ताव के पहले दिन जानकारी ये दी गई थी कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करेंगे और मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे। इसके बाद बीजेपी के लोगों ने अपनी तैयारी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, केवल एक ही नेता नहीं थे और वो थे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी को लगा कि राहुल गांधी अपना भाषण देंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच में हुटिंग करते हुए राहुल गांधी के भाषण को निष्क्रिय कर देंगे तो इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने अंतिम समय में गुगली फेंकी है, जिसमें बीजेपी फंस गई। बीजेपी राहुल गांधी को लेकर तैयारी करके आई थी, लेकिन सिलेबस में कांग्रेस पार्टी के युवा नेता गौरव गोगोई आ गए। कांग्रेस पार्टी ने अंतिम समय में अपना फैसला लिया है। गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत करते हुए अपना भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चाइना नीति के साथ साथ अडानी और बीजेपी के संबंधों को लेकर सवाल खड़े किए। गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान नहीं दे रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना ये हमारी मजबूरी है। ये प्रस्ताव हम मणिपुर को लेकर आए हैं। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर का किसान इंसाफ मांगता है। अगर मणिपुर प्रभावित हुआ तो भारत प्रभावित हुआ है। हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, भारत की बात कर रहे हैं, ताकि एक संदेश जाए कि इस दुख की घड़ी में पूरा भारत मणिपुर के साथ में है। देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री सदन में आए, अपनी बातें रखे, अपनी संवेदना प्रकट करे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक मौन व्रत कर रखा है, न तो लोकसभा में बोलते हैं न राज्यसभा में बोलते हैं, इसलिए ये नौबत है कि हमको अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर के दौरे पर क्यों नहीं गए, मणिपुर में कुछ बोलने के लिए प्रधानमंत्री को 80 दिनों का समय क्यों लगा, प्रधानमंत्री ने आज तक मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया। आगे बोले, हम मणिपुर गए और हमने बहुत कुछ देखा है, समाज के 2 वर्गों के बीच में इतना गुस्सा हमने कभी नहीं देखा था। अफसोस की बात है कि एक भारत की बात करने वालों ने 2 मणिपुर बना दिया है। संसद में गोगोई की ओर से ये टिप्पणी की गई। दोस्तों वहीं पर राहुल गांधी से छीना गया उनका बंगला उन्हें वापस कर दिया गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी का 12 तुगलक रोड वाला घर उनको वापस किया गया है, जिस पर राहुल गांधी ने टिप्पणी देते हुए मीडिया में कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, यानी दिल छूने वाली बात उन्होंने कही है। दोस्तों इस बीच लोगों के मन में सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत में राहुल गांधी ने भाषण क्यों नहीं दिया, तो इस पर वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी की ओर से बताया गया है कि राहुल गांधी संसद में तभी बोलेंगे जब संसद में होंगे मोदी। आप लोग क्या दोस्तों अपनी राय देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम एन बीरेन सिंह को लेकर जोरदार निशाना साधा। बीजेपी के लोग शांति से सुनते रहे, लेकिन जैसे ही गौरव गोगोई ने अडानी का नाम लिया, बीजेपी के सांसद हल्ला करने लगे। इस पर पत्रकार रणविजय सिंह ने सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों मणिपुर पुलिस ने केंद्रीय बल यानी पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, यानी हाल फिलहाल के अंदर हुए टकराव के मामले पर ये एफआईआर दर्ज की गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि मणिपुर की स्थिति दोस्तों इतनी खतरनाक हो गई है कि पुलिस की ओर से असम राइफल जो केंद्रीय बल है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन के संकेत मिले हैं। उद्धव ठाकरे ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि मौका आने पर वो राज ठाकरे से भी बात करेंगे। बाला साहब ठाकरे की स्मारक के संदर्भ में बोलते हुए उद्धव ठाकरे की ओर से यह बड़ा संकेत दिया गया है। दोस्तों बीएमसी इलेक्शन से पहले दोनों भाइयों के साथ में आने को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। साथ आपको बता
दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा गया है। मुख्यमंत्री पर बड़े दिनों के बाद इस तरीके की कार्रवाई हुई है दोस्तों संसद के अंदर। ये भी एक बड़ा मामला उठने वाला है। साथ साथ बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उद्धव ठाकरे गुट के सांसद के बीच में तीखी बहस हो गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री उस भाषा का इस्तेमाल करने लगे जो सड़कों पर लड़ाई के दौरान अराजक तत्व करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा में महाराष्ट्र के सांसद अपनी अपनी राय रख रहे थे। इस बीच मुंबई के दक्षिण से शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत बोलने उठे। उन्होंने कहा कि मैं भाषण सुन रहा हूं कि 1953 में क्या हुआ, 1956 में क्या हुआ, ऐसा कहने वाले तब पैदा भी नहीं हुए। पूरे विषय को लेकर गंभीरता को कम करने का प्रयास हो रहा है, मैं इसकी निंदा करता हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये हमको हिंदुत्व सिखा रहे हैं, हम पैदाइशी हैं, हिंदुत्व भगोड़े नहीं होते, जो भगोड़े हैं वे क्या बोलेंगे। बाला साहब ने कहा था कि मुझे मंदिर में घंटी बजाने वाला हिंदू नहीं चाहिए, आतंकवादियों को मारने वाला हिंदू चाहिए। इस पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे इतने ज्यादा भड़क गए कि कहने लगे कि ये शिवसेना में कब आया, मैं 1967 से शिव सैनिक था। इसके बाद नारायण राणे कहने लगे बैठ पीछे बैठ, इस तरीके की टिप्पणी करने लगे दोस्तों, यानी पीछे बैठने के लिए कहने लगे अरविंद सावंत को। इसके बाद मामला और ज्यादा आगे बढ़ता देख स्पीकर की ओर से स्थिति को संभालने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीति हो रही है उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ देखने को मिल रहा है और इस तरीके से मंत्री के द्वारा कहना कि बैठ जा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कैसी ये भाषा है। साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब गुजरात से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी के नेता नाना पटोले की ओर से बड़ा दावा किया गया है। आपको बता दें उन्होंने बताया कि पूर्व विदर्भ में पदयात्रा का नेतृत्व वो खुद करेंगे, पश्चिम विदर्भ में पदयात्रा का नेतृत्व विजय की ओर से किया जाएगा और बाला साहब थोराट भी उत्तर महाराष्ट्र के अंदर जिम्मेदारी संभालेंगे। इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पदयात्रा निकाली जाएगी, जबकि राहुल गांधी गुजरात से मेघालय तक पदयात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत जल्द करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पैरेलल में यात्राएं शुरू की जाएगी। हालांकि डेट के बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर जरूर विचार कर रही है कि गुजरात से मेघालय यात्रा निकाली जाएगी। साथ साथ राहुल गांधी आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी का चुनावी कैंपेन शुरू करने वाले हैं, बिगुल फूकने जा रहे हैं। पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी आज मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित करेंगे। आदिवासी गौरव पर्व महासभा 9 अगस्त 2023 यानी आज बांसवाड़ा में होने वाला है। चलो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से ही कैंपेन कांग्रेस पार्टी का लॉन्च होने जा रहा है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और बीजेपी के मंत्री के द्वारा जिन शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट के अंदर किया गया है उस पर लालू यादव ने भी टिप्पणी की है। लालू यादव बोले, कहा बीजेपी के मंत्री संसद में गुंडे मवालियों की तरह गाली गलोच पर उतर आए हैं। 2024 में हार के डर से बौखलाए हुए हैं भाजपा के लोग। साथ साथ दोस्तों राहुल गांधी के भाषण को लेकर जहां पर एक और बीजेपी ने तैयारी कर रखी थी, तो दूसरी ओर मीडिया के अंदर भी कई सारे चैनलों ने तैयारी कर रखी थी। पहले से ही थंबनेल बना लिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया के लोगों को भी एक तरीके से गुगली दे दी है। साथ साथ दोस्तों राज्यसभा के अंदर लाए गए दिल्ली सेवा बिल के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से सारे सांसद मौजूद थे। स्थिति ये थी कि आंकड़ा विपक्ष के पास अच्छा खासा था और ऐसे में अपने आप को पत्रकार बताने वाले विकास भदौरिया की ओर से दावा किया गया है कि 90 वर्ष की उम्र में भी बीमार होने के बावजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कई घंटों तक व्हील चेयर पर बैठाया गया, जो एक पीड़ादायक है। सरकार के मुकाबले सिर्फ कुछ नंबर दिखाने के लिए ऐसा किया गया, इससे सामंती मानसिकता बताने की कोशिश की गई है। दोस्तों इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के दौरान व्हील चेयर पर आए अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर शेयर की गई है। उन्होंने लिखा है कि ये तस्वीर 2007 के राष्ट्रपति चुनाव की है। इस चुनाव में श्रीमती प्रतिभा पाटिल को 6,38,116 मत मिले थे और भैरव सिंह शेखावत को 3,31,306 वोट मिले थे। वोट डालते वक्त अटल जी को व्हील चेयर छोड़कर तकलीफ झेलते हुए अंदर जाना पड़ा। बीजेपी को मालूम था कि भैरव सिंह बुरी तरीके से चुनाव हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी को वोट डालने के लिए लाया गया था। क्या इसे भी सामंती सनक कहोगे? इसके बाद कोई जवाब तथाकथित पत्रकार की ओर से नहीं आया है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ अंग्रेजी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें दावा किया गया था कि न्यूज क्लिक नाम की जो वेबसाइट है, जिसे अमूमन मोदी सरकार के विरोध में बताया जाता है, उस पर चाइना के कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पैसा दे रखा है। इस पूरे मामले पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता ने बड़ी बड़ी बातें पार्लियामेंट के अंदर कही थी। निशिकांत दुबे की ओर से पत्रकारों को लेकर दावे किए गए थे। विशाल शर्मा का भी नाम लिया गया था, रोहिणी सिंह का भी नाम लिया गया था, स्वाति चतुर्वेदी का नाम भी लिया गया था और अब इस मामले पर संदीप चौधरी की ओर से एबीपी न्यूज पर डिबेट कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस दौरान मौजूद थे। संदीप चौधरी ने पहला सवाल पूछा कि क्या आपने आर्टिकल पढ़ा है जिसमें ये पूरी रिपोर्ट है? बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि नहीं पढ़ा। संदीप चौधरी कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में कहीं भी 38 करोड़ का जिक्र और पत्रकार का नाम नहीं लिखा गया है। इसके बाद बीजेपी का प्रवक्ता एकदम चुप नजर आया।
दोस्तों एकदम सन्नाटा था। बीजेपी के इशारों पर स्क्रिप्ट पर काम करने वाले एंकर और संपादकों को इसी तरीके का सवाल पूछना चाहिए। साक्षी जोशी की ओर से इस वीडियो को शेयर करते हुए देश के तथाकथित मीडिया को हिदायत दी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर आज की स्थिति ऐसी है कि मीडिया में बीजेपी के लोग बिना तैयारी के भी पहुंच जाते हैं। उनको पता है कि वो कुछ भी बोलेंगे सामने से एंकर काउंटर नहीं करेगा, लेकिन संदीप चौधरी जैसे कुछ निष्पक्ष पत्रकार है जो सामने से काउंटर कर देते हैं, तो इसका जवाब बीजेपी के नेताओं के पास नहीं होता। यानी डिबेट करने के लिए आए थे और एक बेसिक सा जो आर्टिकल है जिसमें ये बातें लिखी गई है वो भी नहीं पढ़कर आए। साथ दोस्तों दिल्ली सेवा बिल सोमवार को राज्यसभा में पारित हो गया। बिल के पारित होने के साथ ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा विवादों में आ गए हैं। राघव चड्ढा पर आरोप है कि बिल को पेश करने के बाद अपनी बात रखते हुए उन्होंने संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के प्रस्ताव सदन के अंदर रखा। हालांकि इस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के साइन ऐसे करवाए गए जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन नहीं दिया था। दरअसल दोस्तों ये जानकारी सामने आने के बाद फर्जी सिग्नेचर करने की बात कही गई है और मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। देखते हैं इस मामले पर क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के नूह जिले के अंदर एक बार फिर से टेम्परेरी इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है। 11 अगस्त तक के लिए इंटरनेट सेवाओं को रद्द कर दिया गया है। सरकार की ओर से जानकारी दी गई है। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव आने से पहले संसदीय दल की बैठक बुलाई और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि विपक्ष आखिरी गेंद पर छक्का मारना चाहता है। कुल मिलाकर दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री की इस राय पर आप जो भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के संसद वापसी को लेकर बयान दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हम खुद को विपक्ष नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हम आने वाली सरकार बनाने वाले हैं। महाविकास अघाड़ी की सरकार में मंत्री रहे आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनता से उनकी आवाज कोई नहीं छीन सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। वायनाड को उनकी आवाज वापस मिल गई है। राहुल गांधी के समर्थन में आदित्य ठाकरे की ओर से ये टिप्पणियां की गई है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही है। इसमें ओपी राजभर जो अपने आप को बता रहे थे कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके कोई फायदा नहीं मिला, उनकी पार्टी का अपमान किया गया, उनका अपमान किया गया, इसीलिए वो बीजेपी गठबंधन में जा रहे हैं। लेकिन एक बैठक के दौरान उनको पीछे वाले कतार में बिठाया गया था। इस पर सोशल मीडिया पर लोगों ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि आपने गठबंधन किया था क्या इसी सम्मान के लिए, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहले पंक्ति में बैठे हैं जबकि आपको तीसरे चौथे पंक्ति में बिठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की ओर से भी तंज कसा गया है। दोस्तों वहीं पर मीडिया के अंदर दावा किया जा रहा था कि टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रेन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन ने बताया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा में भाषण के दौरान बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे वंशवाद की राजनीति पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन जब वह वंशवाद की राजनीति को लेकर बातें बोल रहे थे इस दौरान लोकसभा का कैमरा जहां पहुंचा वहां पर 3 जने बैठे हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू और अनुप्रिया पटेल, जो सबके सब वंशवाद राजनीति के कारण आगे आए हैं और बीजेपी के साथ में हैं। यानी दोस्तों लोकसभा के अंदर कैमरा क्रू ने कहीं न कहीं निशिकांत दुबे के दावे की अपने तरीके से पोल खोल दिया। साथ साथ झारखंड के दुमका जिला के अंतर्गत जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और बीजेपी के नेता देवेंद्र कुंवर ने भीड़ के बीच एक युवक का कान पकड़कर उठक बैठक करवाया, उसे थूक चाटने को मजबूर किया, उसे लात से पीटा। युवक का नाम तौसीफ है जिस पर नदी में स्नान करने वाली महिलाओं के वीडियो बनाने का आरोप है। दोस्तों कुल मिलाकर इस मामले पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का नेता भरी सभा बिठाकर इस तरीके से मानवता की सारी मर्यादाओं को पार कर रहा है। यानी कोई व्यक्ति अगर किसी अपराध में संलिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम पुलिस प्रशासन और कोर्ट और पूरी व्यवस्था का है, लेकिन इस तरीके से खुलेआम व्यक्ति को प्रताड़ित करके कहीं न कहीं प्रशासन के खिलाफ एक चैलेंज भेजा गया है। दोस्तों देखते हैं प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या नहीं करता, क्योंकि बीजेपी के नेता अपने आप को शायद प्रशासन समझने लगे हैं। वो भी विधायक भी नहीं है बल्कि एक पूरे विधायक है। इस मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार जो भी कार्रवाई करेगी आप तक लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ संसद के अंदर GNCTD बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये कानून बनने वाला है और ऐसे में दिल्ली सरकार ने पहला बड़ा बदलाव किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को निगरानी विभाग का प्रभार सौंपा है। मंजूरी के लिए प्रस्ताव उपराज्यपाल VK सक्सेना के पास भेजा गया है। साथ साथ दोस्तों राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखकर बीजेपी जहां पर एक और भड़क गई तो कांग्रेस पार्टी बोली, कहा डॉक्टर साहब का होना तुम्हारे आका के कायरता की पोल खोलता है। आपको बता दें कि बीजेपी ने तस्वीर शेयर करते हुए दावा कर दिया कि गठबंधन को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी व्हील चेयर पर भी पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर आई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिप्पणी करते हुए जो बातें कही गई है इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया शिनेट की ओर से उन्हीं शब्दों में जवाब दिया गया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि चरण चुंबकों की फौज एक्टिव कर दी गई है, लेकिन गिद्धो कितनी भी कोशिश कर लो, सच ये है कि डॉक्टर साहब का सदन में होना तुम्हारे आका की कायरता की पोल खोलता है। ये है डॉक्टर साहब की लोकतंत्र में आस्था और एक तुम्हारे जुमला वीर है जो सदन से मुंह छुपाए भाग रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री की वोटिंग में हिस्सा लेने पर आम
आम आदमी पार्टी ने शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने लिखा कि आज राज्यसभा में डॉक्टर मनमोहन सिंह अखंडता की मसाल बनकर खड़े हुए और विशेष रूप से काले अध्यादेश के खिलाफ वोट करने आए। लोकतंत्र और संविधान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता एक गहन प्रेरणा है। उनके अमूल्य समर्थन के लिए मैं हृदय से उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे राजनीति बता रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने बता दिया है कि व्हील चेयर पर भी पूर्व प्रधानमंत्री लोकतंत्र में हिस्सेदारी के लिए आ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, बैंकों ने 2014-15 से शुरू होने वाले पिछले 9 वर्ष के वित्तीय वर्षों में 14,56,000 करोड़ रुपए के डूबते ऋण यानी बैड लोन बटे खाते में डाले हैं। इस संबंध में सरकार ने सोमवार को संसद को सूचित किया है। पीटीआई के मुताबिक कुल 14,56,226 करोड़ में से बड़े उद्योगों और सेवाओं के बट्टे खाते में डाले गए कर्ज 7,40,968 करोड़ रुपए है। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि अनुसूचित वाणिज्य बैंक यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो सरकारी बैंक होता है, उसने अप्रैल 2014 से मार्च 2023 तक कॉर्पोरेट ऋणों यानी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा लिए गए लोन सहित बटे खाते में डाले गए ऋणों में कुल 2,04,668 करोड़ रुपए की वसूली की है। यानी दोस्तों 14 लाख करोड़ के आसपास बट्टे खाते में डाले गए हैं, लेकिन वसूली केवल 2 लाख करोड़ की हो पाई है। आप लोग समझ सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। साथ साथ बीजेपी नेता को 2 दिन में मिल गया स्टे। राहुल गांधी को लग गए 4 महीने। चिदम्बरम ने न्याय व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है। दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने मंगलवार को राहुल गांधी के मामले की तुलना बीजेपी के सांसद राम शंकर कठेरिया से की है। उन्होंने संसद के अंदर कहा कि इटावा से बीजेपी के सांसद राम शंकर कठेरिया को एक मामले में दोषी ठहराया गया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 2-3 दिनों के भीतर ही उनको स्टे मिल गया, लेकिन राहुल गांधी मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए उनको 4 महीने तक प्रयास करने पड़े। क्या इसी तरीके की न्याय व्यवस्था से देश चलेगा? इस तरीके से उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं पर दिल्ली सेवा विधेयक के दौरान कुछ लोग मौजूद नहीं थे दोस्तों। इसमें से एक नाम है जयंत चौधरी का, और ऐसे में इस पूरे मामले पर मीडिया की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी की मौजूदगी नहीं होना इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है। तो अब आरएलडी के नेता की ओर से जानकारी दी गई है। आरएलडी के प्रवक्ता ने बताया है कि उनके नहीं आने के पीछे सबसे बड़ा कारण परिवार से जुड़ा हुआ है। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। उनकी पत्नी का ऑपरेशन हुआ था जिसके कारण वो अस्पताल में मौजूद थे। इसे अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को कमजोर बताने की कोशिश की जा रही है, जो दूर दूर तक कहीं सच्चाई को बयान नहीं करती है, केवल भ्रम फैलाने जैसी स्थिति है। साथ साथ देश के 6 राज्यों के अंदर 7 विधानसभा सीट और 5 सितंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। इसके परिणाम 8 सितंबर को आएंगे। इसमें यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड की एक सीट और त्रिपुरा की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि डुमरी सीट पर उपचुनाव जगन्नाथ महतो की मौत के कारण हो रहा है। वहीं पर केरल की पुथुपल्ली सीट पर इलेक्शन उमान चांडी के निधन के कारण हो रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर चुनाव चंदन कुमार दास की मौत और बंगाल के अंदर धूपगुड़ी सीट पर विष्णु पद के निधन के कारण हो रहा है। इस पूरे इलेक्शन को लेकर गैजेट नोटिफिकेशन 10 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन की शुरुआत अभी से हो जाएगी और उसके बाद लास्ट डेट है 17 अगस्त का नॉमिनेशन के लिए। बाद में स्क्रूटनी होने वाली है और जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं वो 5 सितंबर को कराए जा रहे हैं और काउंटिंग का जो डेट है वो 8 तारीख को है। देखते हैं दोस्तों इन सीटों पर किस तरीके के नतीजे रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 1 सीट है, उत्तराखंड की 1 सीट है, पश्चिम बंगाल की 1, त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, केरल और झारखंड की 1 सीटें हैं। साथ साथ आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने राहुल गांधी की फिर से जमकर तारीफ की है। वाईएस शर्मिला के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने को लेकर काफी चर्चाएं हैं और ऐसे में वाईएस शर्मिला ने कहा कि राहुल गांधी जी को संसद सदस्य के रूप में फिर से बहाल होने पर हार्दिक बधाई। जब आपका अटूट धैर्य देश भर में लोगों की उम्मीद को फिर जगा रहा है। न्याय ने अपना काम किया और ये फैसला सुनाया जिससे कई दलों को खुशी मिली है। शर्मिला ने आगे लिखा कि अब मुझे विश्वास है कि संसदीय प्रक्रिया में आपकी भागीदारी एक बार फिर से देश के लोगों की चिंताओं को उठाने में मददगार साबित होगी। कुल मिलाकर दोस्तों, राहुल गांधी की तारीफ कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि तेलंगाना के अंदर चुनाव से पहले वाईएस शर्मिला कांग्रेस पार्टी के साथ आएंगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वो अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करवाएंगी या फिर अलायंस होगा। इसी पर पूरा मामला अटका हुआ है। वहीं पर गौरव गोगोई बोले, कहा अप्रैल में श्री सीमेंट सांगी सीमेंट खरीदना चाहता था। जून में श्री सीमेंट पर आईटी की रेड हुई। जुलाई में श्री सीमेंट ने खुद को डील से अलग कर लिया और अगस्त में अडानी ने सांगी सीमेंट को खरीद लिया। यानी दोस्तों किस तरीके से एक क्रोनोलॉजी के माध्यम से ये चीजें की गई है। गौरव गोगोई की ओर से ये जानकारी देते हुए सवाल पूछा गया है, जिसके बाद बीजेपी के लोग काफी भड़कते नजर आए। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप अपना चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।